नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन इथेरियम के साथ सोमवार एशिया ट्रेड के दौरान वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में गिरावट आई, जो थोड़ा सकारात्मक हो गया, लेकिन रीसेंट रेंज के निचले एंड के करीब रहा, क्योंकि मिक्स्ड यूएस जॉब्स के डेटा से पता चलता है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट स्थिर रख सकते हैं। पिछले हफ्ते सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन द्वारा ब्लैक रॉक और फिडेलिटी सहित स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स के 6 एप्लीकेशंस पर फैसले में देरी के बाद सभी टोकन का लाभ खत्म हो गया। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट डेटा फेड की स्थिति बनाए रखने की संभावना का समर्थन करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बीटीसी में हल्की रिकवरी दिखी। ये हाल ही में 0.34% ऊपर $25,934.9 पर ट्रेड कर रहा था। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी पिछले 24 घंटों में 0.16% बढ़कर $1,635.79 हो गई। CME फेड वॉच टूल का सुझाव है कि ट्रेडर्स को पूरी उम्मीद है कि सितंबर की मीटिंग में यूएस फेडरल रिजर्व होल्ड पर रहेगा। नवंबर की शुरुआत में होने वाली मीटिंग में रेट हाइक की संभावना लगभग 3 में से 1 है। इस बीच ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट ने 2 लीडिंग एसेट्स की मूव को प्रतिबिंबित किया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.17% बढ़कर $1.04 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 9.1% गिरकर $19.82 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.85 बिलियन है और सभी का वॉल्यूम $18.4 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 9.35% और 92.85% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 0.05% बढ़कर 48.37% हो गई। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.27% बढ़कर 33,929.52 पर पहुंच गया। इस बीच बड़े बीटीसी इन्वेस्टर्स क्रिप्टो टर्म्स में वेल कीमत में हालिया कमजोरी से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने अपनी होल्डिंग्स में काफी वृद्धि की। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म इनटू द ब्लॉक के डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन सप्लाई का कम से कम 0.1% रखने वाले एड्रेसेस $500 मिलियन से अधिक वर्थ ने अगस्त के आखिरी 2 हफ्तों में अपने स्टैश में टोटल $1.5 बिलियन की वृद्धि की है। एक एनालिस्ट ने कहा, वीक प्राइस एक्शन के बावजूद एक्यूमुलेशन से पता चलता है कि ETF डिसीजंस के दृष्टिकोण के अनुसार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। ड्यून एनालिटिक्स की रिपोर्ट है कि ओपनसी पर इथेरियम और पॉलीगॉन बेस्ड NFTs की सेल्स अगस्त में गिरकर नए निचले स्तर पर पहुंच गई, जबकि फरवरी में ये $659.02 मिलियन के पीक पर थी। मार्केट में बाद में मंदी का अनुभव हुआ। अगस्त में इथेरियम और पॉलीगॉन NFTs के लिए ओपनसी का सेल्स वॉल्यूम $106.12 मिलियन तक पहुंच गया, जो मई 2021 के बाद सबसे कम मंथली वॉल्यूम और फरवरी से 84% की गिरावट है। पॉलीगॉन बेस्ड NFTs की सेल्स में भी 94% की गिरावट देखी गई, जो $7.02 मिलियन तक पहुंच गई, जो फरवरी के बाद से 94% की गिरावट है। इस गिरावट का कारण प्रोफाइल पिक्चर NFTs में घटती दिलचस्पी और ओपनसी की ब्लर के हाथों मार्केट शेयर में कमी है। टॉप PFP NFT प्रोजेक्ट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन फरवरी 2023 में $5 बिलियन तक पहुंच गया था। हालांकि जैसे जैसे ओवरऑल NFT मार्केट में गिरावट आई, इस एसेट कैटेगरी में रुचि कम हो गई, जिसकी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.2 बिलियन हो गई। इसके साथ साथ ओपनसी पर इथेरियम और पॉलीगॉन बेस्ड कलेक्टिबल से जुड़े ट्रांजैक्शंस को पूरा करने वाले ट्रेडर्स की संख्या में अगस्त में गिरावट आई है। अप्रैल में 244,907 NFTs बेची गई थी, जो पिछले महीने से 11% कम और साल की शुरुआत से 79% कम है। ओपनसी पर पॉलीगॉन NFTs की सेल्स में 37% की गिरावट देखी गई, जो 9 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। सबसे बड़ी बिटकॉइन होल्डर्स कैटेगरी की पावर में वृद्धि जारी है, भले ही क्रिप्टोकरेंसी मार्केट नीचे रहे। हालांकि वे भी सभी क्रिप्टोकरेंसी की नेक्स्ट मूव्स की प्राइस डायनामिक्स के बारे में अनिश्चित हैं। 3 सालों में सबसे अधिक 10+ BTC वेल प्रिंट सितंबर 2020 के बाद से कम 10 बिटकॉइन रखने वाले ऑन चेन बिटकॉइन एड्रेसेस की अधिकतम संख्या रही है। ग्लासनोड अलर्ट के अनुसार वेल ड्रिवन एक्यूमुलेशन 2 सितंबर 2023 को 157,324 वॉलेट्स के 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। मार्च 2022 की शुरुआत से वेल की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि टेरा और FTX जैसे प्राइस क्रैशेस के दौरान मैट्रिक्स पैराबोलिक रूप से बढ़ रही थी। ग्रेस्केल SEC डिसीजन की घोषणा के बाद ऑप्टिमिज्म की वेव के कारण बिटकॉइन की कीमत में 7.7% की तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन ये केवल 2 दिन में गायब हो गई। इस कैटेगरी में वेल बिहेवियर पर अनिश्चितता हावी है।
ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन द्वारा शुरू किए गए एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट वर्ल्ड कॉइन ने वैश्विक स्तर पर 2.3 मिलियन यूजर्स को आकर्षित किया है। हालांकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि व्यक्तियों को बायोमेट्रिक डेटा के लिए 25 टोकन और डिजिटल आइडेंटिटीज प्राप्त हो रहे हैं। वर्ल्ड कॉइन किसी व्यक्ति की आइरिस को स्कैन करने के लिए ऑर्ब्स का उपयोग करता है, जिससे एन्क्रिप्टेड रूप से स्टोर किया जाता है या यूजर्स प्रेफरेंस के अनुसार डिलीट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर, एक यूएस प्राइवेसी कैंपेनर, ने वर्ल्ड कॉइन के प्राइवेसी नाइटमेयर और इसके पोटेंशियल प्राइवेसी रिस्क के बारे में चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि वर्ल्ड कॉइन एक छोटे से भुगतान के लिए कमजोर व्यक्तियों को आइरिस स्कैन और फेशियल रिकग्निशन इमेजेस जैसे अनचेंजेबल बायोमेट्रिक्स के साथ रिश्वत देता है। यूएस प्राइवेसी कैंपेनर ऑल्टमैन का मानना है कि ह्यूमन एक्टिविटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग करना कठिन होता जा रहा है। वर्ल्ड कॉइन का लक्ष्य एक डिजिटल पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ पर्सनहुड के आधार पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल और आइडेंटिटी नेटवर्क स्थापित करना है। कीनिया, पोर्टुगल, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने वर्ल्ड कॉइन की जांच शुरू कर दी है। कीनिया ने संभावित जोखिमों का आकलन करते हुए एक्टिविटीज को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। ब्रिटेन वर्ल्ड कॉइन की निगरानी कर रहा है, फ्रांस ने चेक की घोषणा की है और जर्मनी 2022 से जांच कर रहा है। पोर्टुगल डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस की जांच कर रहा है और जर्मनी अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। अर्जेंटीना ने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स और पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत में सभी के लिए एआई को एक्सेसिबल बनाने के लिए जियो प्लेटफॉर्म के एम्बिशियस प्लान की घोषणा की। अंबानी ने कम्पिटिटिव बने रहने के लिए भारत को एआई इनोवेशन में नेतृत्व करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जियो ने चैटजीपीटी जैसे एआई सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है जो सभी इंडियन यूजर्स को एक्सेसिबल एआई प्रदान करेगा, जो इस वादे को पूरा करने की अपनी कमिटमेंट को प्रदर्शित करता है। जियो प्लेटफॉर्म एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचानते हुए हर इंडियन सिटीजन, बिजनेस और गवर्नमेंट एंटिटी के लिए एआई कैपेबिलिटीज ला रहा है। अंबानी का लक्ष्य ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए अनुकूलित एआई सिस्टम बनाना है जो इंडस्ट्रीज, इकोनॉमीज और डेली लाइफ को नया आकार दे रहा है। ग्लोबल कम्पिटिटिव बने रहने के लिए भारत का इनोवेशन, ग्रोथ और नेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए एआई का उपयोग करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप कटिंग एज एआई डेवलपमेंट्स जैसे जनरेटिव एआई डेवलपमेंट्स के साथ अपडेटेड रहने के लिए अपनी टीम और क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एआई रेडी कंप्यूटिंग पावर में इन्वेस्ट कर रही है, जिसका लक्ष्य क्लाउड और एज कंप्यूटिंग को कवर करते हुए एआई एप्लीकेशंस के लिए 2000 मेगावाट की कैपेसिटी बनाना है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अक्टूबर में इनॉग्रल ग्लोबल इंडिया एआई 2023 समिट की मेजबानी करेगा। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य एआई स्टार्टअप के लिए देश के इकोसिस्टम में टैलेंट डेवलप करना और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है। इस इवेंट में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के अटेंड करने की उम्मीद है। मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा, समिट में कई टॉपिक्स को शामिल किया जाएगा जिससे सभी महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर्स को एआई के फ्यूचर और इंडिया इनकॉर्पोरेशन पर इसके प्रभावों पर चर्चा करने की अनुमति मिलेगी। 14-15 अक्टूबर को अस्थायी रूप से निर्धारित ग्लोबल इंडिया एआई 2023 कॉन्फ्रेंस भारत और दुनिया भर से बेस्ट एआई टैलेंट को एक साथ लाएगा। समिट का लक्ष्य भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम और एआई लैंडस्केप को बढ़ाना है। ये इवेंट नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग, एआई मॉडल्स, रिसर्च ट्रेंड्स और कंप्यूटिंग सिस्टम जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्टेक होल्डर्स हेल्थ केयर, गवर्नेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एआई के एप्लीकेशन पर भी चर्चा करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा B20 समिट इंडिया 2023 में बोलते हुए एआई के मॉरल एप्लीकेशन पर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क के निर्माण का आह्वान करने के बाद आया है। यूके के एमपीज ने सरकार से संभावित एआई मिसयूज से निपटने के लिए डेमोक्रेटिक अलाइज के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कमेटी ने स्टेट एफिलिएशन की परवाह किए बिना अपने उद्देश्यों के लिए एआई का मिसयूज करने वाले अभिनेताओं के खिलाफ एक्टर्स के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाले देशों के साथ जुड़ने की सिफारिश की। लंदन का लक्ष्य एआई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने एआई के लिए गाइडलाइन स्थापित करने के लिए नवंबर में बेचली पार्क में एक समिट बुलाने की योजना बनाई है, जिससे यूके को रेगुलेट करने और इंडस्ट्री के लिए एक सेंट्रल हब बनाने की अनुमति मिल सके।
रिपोर्ट में डीफेक्स फैलाने की एआई की क्षमता और नए वेपन्स डेवलप करने के लिए एआई का उपयोग करने वाले बैड एक्टर्स के जोखिम पर प्रकाश डाला गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट कमेटी ने सरकार से एआई डेवलपर्स को प्री एग्जिस्टिंग म्यूजिक, लिटरेचर और आर्ट तक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रदान करने वाले प्रस्तावों को छोड़ने का आग्रह किया है। कमेटी ये भी चेतावनी देती है कि एआई ड्रिवन टेक्स्ट और डेटा माइनिंग को कॉपीराइट प्रोटेक्शन से छूट देने से आर्ट और कल्चर की वैल्यू कम हो सकती है, जिससे वे एआई एडवांसमेंट के लिए मात्र रिसोर्सेज बनकर रह जाएंगे। रॉबिनहुड मार्केट्स ने इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज द्वारा अक्वायर्ड शेयर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस के साथ एक स्टॉक रीपर्चेज एग्रीमेंट किया है, जिसे एफटीएक्स और इमर्जेंट द्वारा 2022 में बैंक्रप्सी के लिए दायर किए जाने के बाद जब्त कर लिया गया था। स्टॉक को बाद में अमेरिकी सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से एक एक्सचेंज के कोलैप्स के बाद एसबीएफ को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर धोखाधड़ी और साजिश का आरोप लगाया गया। उनका परीक्षण अक्टूबर में शुरू होने वाला है। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म रॉबिनहुड ने $605.7 मिलियन में 55.3 मिलियन शेयर वापस खरीदने की योजना बनाई है। इस डील को यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ल्यूइस कैप्लन ने मंजूरी दे दी, जिन्होंने प्रस्तावित शेयर परचेज एग्रीमेंट को उचित और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के सर्वोत्तम हित में माना। डील की घोषणा पहली बार फरवरी में की गई थी और बोर्ड द्वारा इसे अप्रूव किया गया था। ब्लॉकचेन आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म गाला गेम्स के सीईओ और को-फाउंडर कानूनी विवाद में फंस गए हैं। राइट थर्स्टन और एरिक श्रीमेयर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। श्रीमेयर ने थर्स्टन पर $130 मिलियन मूल्य के गाला टोकन अवैध रूप से प्राप्त करने और बेचने का आरोप लगाया है। थर्स्टन ने श्रीमेयर पर कंपनी के रिसोर्सेज का दुरुपयोग करने और प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाने वाले डिसऑनेस्ट बिहेवियर में शामिल होने का आरोप लगाया था। जवाब में गाला गेम्स ने एक बयान जारी कर कस्टमर्स और टीम के मेंबर्स की सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि की और दोहराया कि बिजनेस का एक्सपेंशन और सक्सेस टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है। कैसियो एनएफटीज और वर्चुअल गुड्स की दुनिया में अपने प्रवेश का संकेत देते हुए मेटावर्स को लक्षित किया गया है। ग्लोबल फर्म ने एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन दाखिल करके एक कदम आगे बढ़ाया है, जो मेटावर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को कवर करता है। कैसियो द्वारा दायर एप्लीकेशन मेटावर्स के अलग अलग पहलुओं का पता लगाना चाहता है, जिसमें वर्चुअल फैशन, वॉचेस, एनएफटी बैक्ड मीडिया, एआई पावर रोबोट्स और वर्चुअल गुड्स के लिए डेडिकेटेड स्टोर्स शामिल हैं। एप्लीकेशन की डिटेल्स से ये भी पता चलता है कि कैसियो क्लॉक्स और वॉचेस के रूप में डाउनलोडेबल वर्चुअल गुड्स प्रोवाइड करना चाहता है, जिससे यूजर्स को अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को उन क्लॉक्स के साथ पर्सनलाइज करने की अनुमति मिलती है, जो उनकी स्टाइल को दर्शाती है, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जो मेटावर्स के भीतर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 3 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या अपने QR कोड को स्कैन करें।